हे गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल। और 27 मार्च 1977 को स्पेन के लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ। दो विमानों की ज़बरदस्त टक्कर में 586 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस हादसे को आज 46 साल पूरे हो रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस दर्दनाक घटना की पूरी कहानी को जानते हैं। दोस्तों, 27 मार्च को नीदरलैंड के एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से बोइंग 747 की KLM फ़्लाइट 4805 और अमेरिका के लॉस एंजल्स एयरपोर्ट से पैन AM फ़्लाइट 1736 ने उड़ान भरी। दोस्तों, इन दोनों ही फ़्लाइट्स की मंजिल एक ही थी और वो था स्पेन का लॉस पलम्पस एयरपोर्ट। दोस्तों, इन दोनों ही विमानों के लैंड करने से कुछ घंटे पहले तक लॉस पलम्पस एयरपोर्ट पर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन घड़ी के दोपहर में 1:15 पर पूरे एयरपोर्ट पर चीख पुकार मचने लगी। दरअसल यहाँ कैनरी आइलैंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट नाम के एक आतंकी संगठन ने बम विस्फोट किया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। इस धमाके में एयरपोर्ट का पैसेंजर टर्मिनल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एक और धमाके की खबर से डरे हुए सुरक्षाकर्मियों ने इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया। इसके बाद वहां आने वाली सभी फ्लाइट्स को लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया। इस बम धमाके की वजह से लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर ट्रैफिक अचानक से बढ़ने लगी और इसे संभालना एयरपोर्ट कर्मचारियों के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद खैर शाम तक लॉस पलम्पस एयरपोर्ट को फिर से वापस खोल दिया गया था। ऐसे में वहां से डाइवर्ट की गई सभी फ्लाइट्स जल्द से जल्द लॉस रेडियोस एयरपोर्ट से निकलना चाहती थी। इसी बीच अमेरिकन फ़्लाइट्स 1736 और KLM की फ़्लाइट 4805 एक ही समय पर एक ही रनवे पर आ गई। इसके बाद लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ वो अब तक के हुए सभी विमान हादसों में सबसे ज़्यादा जानलेवा और ख़तरनाक रहा। इस दुर्घटना में 586 लोगों की मौत ने पूरी दुनिया के लोगों को सहमा कर रख दिया था। दोस्तों, धमाके की वजह से KLM 4805 विमान पूरी तरह से जलकर राख हो गया और इसमें सवार सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। दोस्तों, गलती किसकी थी? ATC की या मौसम की या फिर पायलट्स की? दोस्तों, इस दुर्घटना को लेकर स्टडी करने वाले अमेरिकी पायलट और कॉकपिट कॉन्फिडेंशियल किताब के लेखक पैट्रिक स्मिथ CBS न्यूज़ चैनल को दिए एक इंटरव्यू में बताते हैं कि यह घटना सामान्य नहीं थी। ऐसा लगता है कि कई संयोग ने एक साथ मिलकर इसके होने की साजिश की थी। वो इस क्रैश के लिए 3 वजहों को जिम्मेदार मानते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो ये दोनों प्लेन्स जिस एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था वहाँ पर एक आतंकी संगठन ने हमला कर दिया और फिर प्लेन को जिस दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया वहाँ ये दोनों एक ही रनवे पर एक साथ आ गए। फिर अचानक मौसम खराब हो गया और चारों तरफ कोहरा छा गया। इसी बीच एयरपोर्ट का ATC टावर KLM फ़्लाइट्स को रनवे खाली होने का मैसेज भेजता है। KLM फ़्लाइट्स ने यह संदेश पाकर अपनी पोजीशन ले ली और रेडियो पर संदेश भेजा कि वह टेक ऑफ के लिए तैयार है। इस मैसेज को रनवे पर पहले से खड़ी पैन AM के फ़्लाइट्स ने सुन लिया और माइक पर मैसेज दिया कि वो अब भी रनवे पर ही खड़ा है। दोस्तों, स्मिथ बताते हैं कि रेडियो में किसी तरह की टेक्निकल खराबी की वजह से KLM विमान के पायलट तक यह मैसेज नहीं पहुंचा।
और ऐसे में KLM के पायलट्स ने सोचा कि रनवे पूरी तरह से क्लियर है और इन दोनों पायलट्स की भीषण टक्कर की वजह बनी। दोस्तों, पैन AM फ्लाइट्स में जिंदा बचने वाले फर्स्ट ऑफिसर बॉब ब्राग ने सन 2000 में CBS न्यूज़ से बातचीत में बताया कि जैसे ही मैंने सामने से प्लेन आते हुए देखा, मैं चिल्लाकर कहने लगा, यहाँ से हटो। वो प्लेन ग्राउंड से हमारे प्लेन के पिछले हिस्से से टकराया और एक जोर का धमाका हुआ। इस हादसे के बाद इस बात का पता लगाने की कवायद शुरू हुई। यह दुर्घटना हुई कैसे? दुर्घटना के आधिकारिक जांच में कहा गया कि KLM फ्लाइट्स के पायलट जैकब वैन जेंटेन इस हादसे के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार थे। टक्कर से पहले हुई बातचीत के मुताबिक दोनों प्लेन ATC से अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। उसमें दोनों प्लेन की पोजीशन को लेकर कम्युनिकेशन भी हो रहा था। लेकिन दिक्कत वहां आई जब इस बातचीत में एक पॉइंट पर ATC और पैन AM एयरक्राफ्ट दोनों के रेडियो ट्रांसमिशन पर एक साथ आवाज़ आ गई। इससे यह हुआ कि KLM एयरक्राफ्ट के रेडियो पर दोनों में से किसी की भी आवाज़ें साफ सुनाई नहीं दी और इसके बाद सारी घटनाएं कुछ ही सेकंड के अंतराल पर होती चली गई। दोस्तों, इस मिसकम्युनिकेशन के मात्र 13 सेकंड बाद वहां का पूरा मंजर बदल चुका था। जांच में कहा गया कि KLM एयरक्राफ्ट एक सीनियर पायलट के जिम्मे था। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों प्लेन्स की टक्कर से सिर्फ 9 सेकंड पहले रनवे पर खड़ी पैन AM फ्लाइट्स के क्रू ने कोहरे से निकलकर सामने आती KLM फ्लाइट्स को देखा, लेकिन अब कुछ करने के लिए समय ही नहीं था। इस हादसे के पहले तक KLM फ्लाइट्स के पायलट जैकब वैन जेंटेन को उनके लंबे एक्सपीरियंस की वजह से कंपनी अपने एयरलाइंस के प्रचार में उनका इस्तेमाल करती थी। उस हादसे में जिंदा बचे 61 लोगों में से एक जॉन फेथर्स भी थी। इस हादसे के 40 साल बाद वो इस बारे में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताती है कि टक्कर के बाद मैं सिर्फ यही सोच पा रही थी कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन कैसे भी करके मैं प्लेन के साइड से निकली। वहाँ हर तरफ आग की लपटें उठ रही थी। हमारे ही प्लेन में सवार एक डॉक्टर नीचे खड़े थे और उन्होंने कहा कि कूदो, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। फेथर्स उस दिन को याद करके कहती है कि वहाँ फैली छोटी छोटी आग की लपटें मिलकर एक बड़ी होती जा रही थी। मैं प्लेन से कूदकर सिर्फ भागती ही जा रही थी। करीब मैं 15 सेकंड तक भागती रही और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी देर में एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई और ऐसा लगा कि कोई एटम बम फटा हो। मैंने आखिरकार पीछे मुड़कर देखा और देखा तो सब खत्म हो चुका था। बस एक बड़ा सा आग का गोला ही दिखाई दे रहा था। दोस्तों, इस हादसे की एक और सर्वाइवर एक इंटरव्यू में बताती है कि टक्कर के बाद मेरे आसपास लोग अपनी सीट पर सिर्फ बैठे हुए थे। उनमें से कोई भी हिल भी नहीं पा रहा था। वो सब बेचैन पड़े थे। वो बताती है कि बाहर निकलने के बाद जो देखा वो आज भी मेरे जहन में है। जो लोग निकल पाए थे उनके शरीर जले हुए थे। हर किसी के शरीर पर खून दिखाई दे रहा था। जो लाशें वहाँ पड़ी थी उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि यह इंसान है या कुछ और। गाइज, इस भीषण हादसे के बाद एविएशन सेक्टर पहले की तरह नहीं रहा। जांच में कई ऐसे बातें सामने आई जिनका ख्याल रखकर इस हादसे को रोका जा सकता था। सेफ्टी रेगुलेशन से लेकर फ्लाइट ऑपरेशन तक के तरीके में बदलाव किया गया। इसमें सबसे पहला बदलाव था इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम
यानी कि ATC पर सारी बातचीत अब सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होगी। ATC में काम करने वाले सभी लोग सिर्फ स्टैंडर्ड अंग्रेजी शब्दों और सेंटेंस का बातचीत में इस्तेमाल करेंगे। एविएशन इंग्लिश लाइब्रेरी में ऐसे 300 वर्ड शामिल किए गए जिनका फ्लाइट में पायलट इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसे कई शब्दों को हटाया भी गया जिनके एक से ज़्यादा अर्थ हो सकते हैं, जैसे ओके और रेजर। इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। टेकअप शब्द का तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब ATC से टेकऑफ की फाइनल परमिशन मिल गई हो। यहाँ स्पेन, डच और इंग्लिश 3 भाषाओं के लहजे में बातचीत हो रही थी। नया कॉकपिट प्रोसीजर बनाया गया। केबिन में ऑथोरिटी को लेकर टीम में फैसला लेने पर जोर दिया गया। इससे पहले कॉकपिट में बैठा कैप्टन सारे फैसले अकेले करता था। इसे क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट नाम दिया गया। इसमें एयरक्राफ्ट में मौजूद सभी क्रू मेंबर्स को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि हायर अथॉरिटी के किसी भी फैसले पर डाउट हो तो उस पर सवाल उठा सकते हैं। गाइस, इस घटना के बाद एविएशन सेक्टर में तीसरा सबसे बड़ा बदलाव ह्यूमन एरर को लेकर लिया गया। किसी इंसान की गलती की वजह से इतनी ज़्यादा संख्या में इंसानों की मौत ने तमाम सरकारों और एजेंसियों को ह्यूमन एरर को लेकर सचेत कर दिया। किसी इंसान की गलती की वजह से भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए रिसोर्स और डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।